कपिल ने एक बार फिर डॉक्टर माधव का शुक्रिया अदा किया और पति पत्नी को आपस में गिले शिकवे दूर करने कमरे में अकेले छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। लॉकअप में खड़े अमन के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। पिछले 15-20 मिनट से वो वीर सिंह उर्फ विराज को बेरहमी से जानवरों की तरह मार रहा था। फर्श पर एक कोने में पड़े विराज की हालत अब ऐसी हो गई थी कि लग नहीं रहा था कि वो फिलहाल अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। लेकिन अमन का मन अब भी नहीं भरा था। उसने विराज को जोरदार ठोकर लगाए। उसके शरीर में हरकत हुई, फिर वो स्थिर हो गया। मर गया क्या हरामजादे, अमन ऐसे सहज स्वर में बोला जैसे अपने किसी यार दोस्त से बात कर रहा हो। विराज का चेहरा फर्श की ओर था। अचानक उसके हंसने की आवाज सुनकर अमन चौंक उठा। अपने अब तक के पुलिस जीवन में उसका पाला किसी ऐसे अपराधी से नहीं पड़ा था जो इससे आधी मार खाकर भी हंसने की हिम्मत कर सका हो। बहुत हंसी आ रही है। विराज ने चेहरा उठाकर अमन की ओर देखा। उसका चेहरा पसीने से लथपथ होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर तेल मल दिया गया हो। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और दांतों पर खून लगा हुआ दिख रहा था। उसने मुंह से खून फर्श पर थूका और फिर अमन की ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी उस हरकत से अमन को उसके पागल होने का पूरा यकीन हो गया। मैं क्या सोच रहा था, विराज बोला, कि अगर मैं जिंदा बच गया तो जानते हो ये तुम्हारे लिए कैसा होगा। अमन आगे बढ़कर उसके और पास पहुंच गया। कैसा होगा, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाकर अमन की ओर बढ़ाया और फिर एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तबाही। अमन कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर उसे एक और पहले से ज्यादा जोर की ठोकर उसकी पसलियों पर जमाई। वो बदस्तूर हंसता रहा। कोई बात नहीं, अमन बोला, बात बस इतनी सी है कि तेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा सटका हुआ है। मैं भी देखूंगा तू कितना बड़ा साइको है। तू जिंदा भी रहेगा और मेरा घंटा भी नहीं उखाड़ पाएगा। मैं खुद तुझसे जेल में मिलने आया करूंगा जब तक तुझे फांसी नहीं हो जाती। वो अमन की ओर देखते हुए वहशी हंसी हंसता रहा। अमन भी मुस्कुराया। इस बार उसने विराज को मारा नहीं। वो उठा और लॉकअप से बाहर निकल गया। उसकी सांसें अमन को अपने लिए दुनिया के सबसे बड़े अपमान की तरह महसूस हो रही थीं। बार बार लीना का चेहरा, बेसमेंट का वो भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम जा रहा था, जहां लीना की जिंदगी और मौत के बीच महज चंद सेकंड का फासला रह गया था। उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर वो लोग समय पर नहीं पहुंचते तो। इस ख्याल से ही अमन के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो जल्दी से लॉकअप से बाहर निकल गया। वो काफी देर से उस पर अपना गुस्सा उतार रहा था, लेकिन उस वहशी जानवर के प्रति उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही थी और हर बार जब उसके हाथ पांव चल रहे होते थे तो उसे लगने लगता था कि अब वो खुद को उसे जान से मारने से नहीं रोक पाएगा। बेसमेंट में कैद लीना का ख्याल आते ही उसे फिर से अपने ऊपर से नियंत्रण खत्म सा होता लगने लगा था, जिसके चलते लीना की उस हालत के लिए जिम्मेदार उस शख्स के खून से अपने हाथ रंगने से रोकने के लिए उसे लॉकअप से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाहर आकर अमन ने लॉकअप के अंदर पड़े उस इंसान रूपी जानवर पर नजर डाली। वो अब भी फर्श पर पड़ा हुआ एकटक अमन की ओर देखे जा रहा था। अमन को अपनी ओर देखते पाकर वो फिर मुस्कुराया। लॉकअप के बाहर एक पुलिसमैन तैनात था, जिसे लॉकअप लॉक करने के निर्देश देकर अमन पुलिस स्टेशन के लॉकअप वाले हिस्से से निकलकर कपिल के ऑफिस में पहुंचा, जहां कपिल के साथ अर्नव और सुहेल पुलिस स्टेशन का साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी मौजूद था। दिल्ली से इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। कपिल अपने हाथ में एक थमे एक कागज को पढ़ रहा था, जो कि उसे अभी अभी सुहेल ने ही ला कर दिया था। उस कागज में वीर सिंह उर्फ विराज के दिल्ली के कारनामों की जानकारी थी। वो सुहेल को सीबीआई से एक ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसका प्रिंट निकालकर वो सबसे पहले कपिल को दिखाने दौड़ा चला आया था। दिल्ली में 8 नृशंस हत्याओं के मामलों में सीबीआई विराज सक्सेना की तलाश कर रही थी। सीबीआई के अनुसार वो एक बेहद खतरनाक अपराधी था, जिसे जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा वाली जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। क्या? अर्नव ने पूछा। हम जिसे बड़ी मछली समझ रहे थे वो बड़ा मगरमच्छ निकला। अमन ने मुंह बिचकाया। बड़ा मगरमच्छ मतलब? अर्नव ने फिर पूछा। ये बहुत बड़ा साइको किलर है। दिल्ली और आसपास के इलाके में कई कत्ल कर चुका है। वहाँ की पुलिस और सीबीआई भी इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस इस तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक ही ये गायब हो गया। पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मिलता भी कैसे? ये तो यहाँ वैशाली में मौत का खेल खेल रहा था। दिमाग तो सचमुच ठिकाने पर नहीं है इसका, अमन बोला। इतनी मार खाने के बाद भी हंस रहा था। मुझे ही धमका रहा था। जी तो सचमुच चाह रहा है साले को। अमन खामोश हो गया। दिल्ली से सीबीआई वाले इसे लेने के लिए आ रहे हैं, कपिल बोला। उनका कहना है कि ऐसे साइकोपैथ किलर को मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा।
और यहाँ इसने जो हत्याएं की हैं। मेरी एक सीबीआई ऑफिसर से बात हुई थी, कपिल बोला। उनका कहना है कि इस केस को भी सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया जाए। विराज के मामले में सीबीआई किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। इसे जिस तरह की कड़ी सुरक्षा में रखना है वो सीबीआई की खास तौर पर ऐसे अपराधियों के लिए बनाई गई जेल में ही संभव है। सीधे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते साले को, यही तो बात है। सीबीआई वालों के अनुसार यहाँ और दिल्ली के मामलों की सुनवाई के लिए इसे बार बार कोर्ट लाना ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा सामान्य जेल से भी इसके भाग निकलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये पहले भी ऐसा कर चुका है। इसलिए इसे सीबीआई की मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल में रखना ही सही होगा, जहां इस पर चल रहे सारे मामलों की सुनवाई एक जगह होने की ही सुविधा होगी, और वो भी सीबीआई की कड़ी सुरक्षा के घेरे में, जिससे इसके फरार होने के चांसेस कम से कम हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करना होगा कि इस पर चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए कुछ एक बार दिल्ली जाना पड़ सकता है। क्यों न सीबीआई को इस सारे झंझट से ही मुक्ति दिला दी जाए। वैशाली नगर के समुद्र तट पर बसे होने का कुछ फायदा भी तो उठाना चाहिए। कह देंगे साला मौका पाकर जेल से भाग गया। वैसे भी सीबीआई वाले भी तो यही चिल्ला रहे हैं कि ये भाग सकता है, भाग सकता है। कपिल अच्छी तरह जानता था कि अगर सचमुच अमन के हाथ में होता तो अब तक वो विराज को 1 नहीं 6 बार मार चुका होता। जो विराज ने सौम्या और लीना के साथ किया था, उसे देखते हुए कपिल खुद अपने आप को उसे जहन्नुम रसीद करने से किस तरह रोक पा रहा था, ये वही जानता था। उसकी खुद की दिली इच्छा भी यही थी कि उसी लॉकअप में उसे मारकर पूरे लॉकअप की दीवारों पर उसके खून से गुड रिडेंस लिख दे। कपिल अर्नव से मुखातिब हुआ। थैंक्स। काहे का थैंक्स? सौम्या की जान बचाने के लिए। अच्छा जी, सौम्या की जान बचाने के लिए अब तुम मुझे थैंक्स बोलोगे? लानत है। अच्छा, सॉरी। अर्नब भुनाया। मृतक रवि शुक्ला द्वारा सौम्या जी से फिक्स की गई ब्लाइंड डेट की गुत्थी भी मैंने सुलझा ली है। सुहेल बोला। सबकी नजरें उसकी ओर उठ गई। दरअसल सुहेल बोला, उस डेटिंग वेबसाइट पर एक प्रीमियम सर्विस है जो काफी महंगी है। रवि शुक्ला के पास उस प्रीमियम अकाउंट की मेंबरशिप थी। मैंने जब मर्डर केस से संबंधित पुलिस इंक्वायरी का हवाला देकर वेबसाइट वालों से पूछताछ की तो उन्होंने ही रवि शुक्ला के उनके प्रीमियम मेंबर होने की जानकारी दी। प्रीमियम सर्विस वाले मेंबर्स के पास ऐसी सुविधा है कि वे ब्लाइंड डेट के लिए भी अपनी पसंद के पार्टनर को चुन सकते हैं। यानी रवि शुक्ला शीना ने उस प्रीमियम अकाउंट का फायदा उठाकर सौम्या को डेट के लिए इनवाइट किया। कपिल बोला। सुहेल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। लेकिन इस तरह की ब्लाइंड डेट तो गलत मानी जानी चाहिए। अर्नब बोला। हाँ, सुहेल बोला, एक तरीके से, लेकिन वेबसाइट वालों का कहना है कि उनके टर्म एंड कंडीशंस में इस बारे में लिखा है, बशर्ते यूजर पहले उसे पढ़ें। आजकल कौन टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता है? लोग सीधे स्क्रॉल करते हैं और आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सभी जगह यही हाल है, भले ही कोई जायदाद अपने नाम करवा ले। सुहेल हंसा। फिर भी यहाँ कुछ संयोग तो थे ही। कपिल कुछ सोचते हुए बोला, जैसे लीना का उस साइट पर सौम्या का अकाउंट बनाना। वो कोई अपनी मर्जी से तो सौम्या को उस चक्कर में नहीं फंसा रही थी। वो पूरा मामला ही अलग है। अर्नब बोला। वो प्रेम प्यार और डेट वाला किस्सा है। शायद ऐसा हुआ होगा कि शीना संयोग से ही उस वेबसाइट से जुड़ी होगी और उस पर सौम्या के होने का पता चलने पर उसने उसे डेट पर बुलाने के लिए प्रपंच रचा होगा। विराज को बाद में उनके डेट पर जाने की भनक लगी होगी और उसने रेस्टोरेंट में ही उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।